हेलो बच्चों। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। जिसमें हमने पिछले 4-5 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हम संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसकी कमियां देख चुके हैं। उसके बाद हम संकरण की अवधारणाएं पढ़कर संकरण के प्रमुख प्रकार देख रहे थे, जिसमें हम sp संकरण देख चुके हैं, sp2 देख चुके हैं, sp3 देख चुके हैं। उसके बाद हमने dsp2 देखा, और लास्ट लेक्चर में sp3d और dsp3 दोनों संकरण भी देखे थे। देखो, संकरण में एक हमने देखा था कि dsp2 संकरण में एक d कक्षक जिसमें dx स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक पार्टिसिपेट करता है, एक s कक्षक और दो p कक्षक भाग लेते हैं। जबकि sp3 सॉरी dsp3 में उसमें भी एक dx स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक, एक s और तीन p कक्षक मिलकर संकरण में भाग लेते हैं। और sp3d कक्षकों की बात थी, तो sp3d कक्षकों में एक s कक्षक, तीन p कक्षक और एक dz स्क्वायर कक्षक भाग लेता है। देखो यहाँ पे d पहले आने और बाद में आने का क्या मतलब निकलता है। d पहले आ रहा है, इसका मतलब है कि n-1 d कक्षक भाग ले रहा है, जबकि बाद में आ रहा है तो इसका मतलब है कि n d कक्षक उसमें भाग ले रहा है। चलो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं, और आज के संकरण का प्रकार में देखते हैं हम sp3d2 संकरण। ठीक है, इस संकरण में क्या होगा, इसके प्रमुख कैरेक्टर्स देख लेते हैं। देखो, इसमें एक s कक्षक, तीन p कक्षक और दो d कक्षक मिश्रित होकर कितने कक्षक बनाएंगे, 6 sp3d2 संकरित कक्षक बनाते हैं। और इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, अष्टफलकीय संरचना इसकी होती है। ठीक, तो हम देखते हैं एक s कक्षक और तीन p कक्षक और दो d कक्षक भाग लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम एक बार संरचना देखते हैं। एक s कक्षक भाग लिया, तीन p कक्षक px, py और pz कक्षक भाग लेते हैं। उसके बाद दो d कक्षक में एक तो dz स्क्वायर कक्षक और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक, ये संकरण में भाग लेते हैं। टोटल हो गए 6 कक्षक। अब ये 6 कक्षक मिलकर 6 sp3d2 संकरित कक्षक बनाते हैं, जिनकी आकृति कैसी होती है, अष्टफल की होती है। अष्टफल की मतलब चार तो स्क्वायर प्लेनर में रहेंगे, और दो कक्षक में से एक कक्षक इसके ऊपर की ओर लंबवत और एक कक्षक इस तल के नीचे की ओर लंबवत व्यवस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे 1 2 3 और 4, ये तो क्या है, तल में व्यवस्थित है, इस तरह से व्यवस्थित है। अब इसके बाद एक तो नीचे की ओर व्यवस्थित है, यहाँ पे देखेंगे एक तो नीचे की ओर और दूसरा ऊपर की ओर व्यवस्थित है। ठीक है, तो ये 6 कक्षक इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि न्यूनतम प्रतिकर्षण रहे। अब देखते हैं यहाँ पर SF6 कक्षक है। SF6 अणु को समझते हैं। देखो, इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, सल्फर होता है। इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। एक बार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं हम। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। इसे यहाँ पे निम्न अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का बॉक्स आरेख द्वारा समझते हैं। देखो, 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 3px2 3py1 3pz1 है, और 3d रिक्त पड़ा है हमारे पास में। अब देखो, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, हमें कितने कक्षक चाहिए, टोटल 6 चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो 3p का उत्तेजित अवस्था में चला गया 3d में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन 3s का भी उत्तेजित होकर 3d में चला जाता है। तो डी जेड स्क्वायर में और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। अब हमारे पास में कितने कक्षक हो गए अर्धपूरित, 1 2 3 4 5 6, तो 6 रिक्त sp3d2 संकरित कक्षक अब हम यहाँ से बना सकते हैं। तो ठीक है, तो ये 6 कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा व आकृति वाले 6 नए sp3d2 संकरित कक्षक बनते हैं। ठीक है, अब ये 6 संकरित कक्षक किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, ये व्यवस्थित होते हैं अष्टफल के आकार में, जिसमें चार तो एक वर्ग समतलीय आकार में व्यवस्थित होते हैं, चार कक्षक तो चारों वर्ग के कोनों पर व्यवस्थित होते हैं, और दो कक्षक उस वर्ग के वर्ग समतल के ऊपर की ओर, एक कक्षक ऊपर की ओर तो दूसरा कक्षक उसके लंबवत नीचे की ओर व्यवस्थित होता है। अब जैसे SF6 अणु फ्लोरीन का pz कक्षक इन sp3d2 कक्षकों के साथ अतिव्यापन करता है, अक्षीय अतिव्यापन होगा, और सिग्मा बंध का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ संरचना देख लेते हैं हम। देखो, और इस प्रकार जो बंध बनाता है उसमें
इस केंद्रीय परमाणु सल्फर है। अब देखो ये इसका एक एस कक्षक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा sp3d2 कक्षक था। अब यहाँ पर क्या हुआ, फ्लोरीन का pz कक्षक इसके साथ अतिव्यापन करेगा, इसके साथ अतिव्यापन किया pz कक्षक ने, तो ये क्या हो गया, सिग्मा बंध बनता है। इसी प्रकार ये इसका sp3d2 कक्षक था और ये फ्लोरीन का pz कक्षक था, इसके साथ अतिव्यापन हुआ और ये सिग्मा बंध बना। तो इस प्रकार से चार फ्लोरीन के परमाणु तो वर्ग के समतल में व्यवस्थित होते हैं और एक परमाणु वर्ग के ऊपर और एक परमाणु वर्ग के नीचे व्यवस्थित होता है, और इस आकृति को क्या बोलते हैं, अष्टफल की आकृति अथवा ऑक्टाहेड्रल संरचना भी कहते हैं। चलो अब इसी का एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, IF5। इसमें आयोडीन तो केंद्रीय परमाणु होता है, उससे चार फ्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं। देखो अब आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 5s2 5p5 और 5d0, क्योंकि डी कक्षक तो उपलब्ध होते हैं इसमें। अब निम्नतम ऊर्जा अवस्था में देखते हैं अपन, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p की बात करें तो 5p में 5px2 5py2 और 5pz एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसमें उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, 5p का एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया, फिर 5p का दूसरा इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया और हमारी आवश्यकता यहीं पर पूरी हो जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः sp3। अब ये छह कक्षक आपस में भाग लेते हैं, एक s, 3p और 2d कक्षक आपस में भाग लेकर छह नए sp3d2 कक्षक बनाते हैं। ठीक है, ये किस तरह से विन्यासित होंगे, ये वही अष्टफल के आकार में ये कक्षक विन्यासित होते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो एक कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और वो कक्षक कहाँ पर व्यवस्थित होता है, वो कक्षक अक्षीय अभिविन्यास में व्यवस्थित होता है। ठीक है, अब इसे समझते हैं। देखो यहाँ पर sp3d2 संकरण से छह नए कक्षक बनते हैं, sp3d2 संकरित कक्षक बनते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है 2 3 2 5 6 7 इलेक्ट्रॉन उसमें भरने होता है, अतः किसी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब इस संकरण में भूमध्य और अक्षीय अक्षों के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, तो भूमध्य कक्षकों के बीच में भी 90 डिग्री का ही कोण है। देखो ये भी 90 डिग्री के बीच में है और ये ऊपर जो अक्षीय व्यवस्थित है वो भी 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित है। अतः कम से कम प्रतिकर्षण की स्थिति वो होगी कि यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन जो जो लोन पेयर है, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, उन्हें कहाँ रख दें, अक्षीय स्थिति में रखते हैं। अक्षीय स्थिति में रख दें तो इसका न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा, लेकिन यहाँ पर रख दें तो अधिकतम प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अतः इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, देखो ये तो वर्ग समतली हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो वर्गाकार पिरामिडी संरचना इसकी हो जाती है और ये लोन पेयर अक्षीय स्थिति में व्यवस्थित रहता है। इसी प्रकार अगर XeF4 की बात की जाए तो इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 5s2 5p6, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन अगर ये बंद बना रहा है, जिनोन अगर बंद बना रहा है तो स्थायी विन्यास होने के बावजूद भी, तो इसका मतलब है कि उत्तेजित होकर अपने इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों को भेज रहा है। देखो यहाँ पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये डी कक्षक में भेज देता है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है और 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, संकरण में भाग लेते हैं, 6 कक्षक संकरण में भाग लेकर 6 नए sp3d2 संकरित कक्षक बनाते हैं, जो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, अष्टफल के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पर भरेंगे, ये भी न्यूनतम प्रतिकर्षण के लिए अक्षीय स्थिति में हो जाएंगे। जैसा IF5 में एक इलेक्ट्रॉन पेयर अक्षीय स्थिति में होता था, उसी के अपोजिट दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर भी यहीं पर व्यवस्थित हो जाता है। तो ठीक है, देखो यहाँ पर ये और एक ये दोनों लोन पेयर कंटेंट किए रहते हैं। और इस प्रकार जो फ्लोरीन परमाणु है, फ्लोरीन pz कक्षक sp3d2 कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं और इसकी आकृति हो जाती है स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय आकार दर्शाता है। अब इसी के आगे देखते हैं हम sp3d3 संकरण। देखो इसमें एक s कक्षक, 3p कक्षक और 3d कक्षक। यहाँ पे d कक्षक कौन से भाग लेते हैं, dxy, dyz और dzx। और इससे पहले इसके अलावा और जो पहले भाग ले रहे थे वो कौन से भाग ले रहे थे, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इन दो में से भाग ले रहे थे, जिसमें से और sp3d3 कक्षक में
एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये तीनों कक्षक भाग लेते हैं। और मिश्रित होकर कितने कक्षक बनेंगे, देखो यहाँ पर कितने हैं, 3 + 3 6 और 1 7। तो 7 नए sp3d3 संकरित कक्षक बनाते हैं। अब ये 7 कक्षक किस तरह से विन्यासित हो कि न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। देखो यहाँ पर 1 कक्षक, 3 p कक्षक और 3 d कक्षक, dxy, dyz, dxz और dyz कक्षक आपस में मिलकर 7 नए sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। और ये किस तरह से विन्यासित होते हैं, स्वयं को पंचभुज द्विपिरामिडी के रूप में व्यवस्थित करते हैं। मतलब 5 कक्षक तो पंचभुज के रूप में समतल में व्यवस्थित होते हैं और 2 कक्षक उस पंचभुज के ऊपर की ओर और नीचे की ओर, एक कक्षक ऊपर और एक कक्षक नीचे लंबवत व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो कक्षक 5 कक्षक होते हैं वो सम पंचभुजाकार में 72 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं और शेष दो उस तल के लंबवत 90 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार जो पंचभुज द्विपिरामिडी संरचना बनती है वो इस तरह की हमारी संरचना होती है, जिसमें से देखो 1 2 3 4 5 तो बन गए। अब एक कक्षक तो इस पंचभुज के ऊपर की ओर आ गया और एक कक्षक इसके नीचे की ओर आ जाता है। जैसे ये समतल है, पंचभुज है, तो एक कक्षक तो ऊपर की ओर बन गया और एक कक्षक इसके नीचे की ओर व्यवस्थित हो जाता है। चलो इसे यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, IF7। ठीक है, इसका बॉक्स आरेख बनाते हैं। तो IF7 का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 5s2 5, जिसमें आयोडीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 5s2 5p5। अब देखो यहाँ पर 5d उपस्थित है लेकिन रिक्त होता है। अब यहाँ पर हमें IF7 बनाना है, यहाँ पर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या करेंगे, 5p से उत्तेजित अवस्था में 5p का एक इलेक्ट्रॉन 5d में, फिर 5p का दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 5d में, देन 5s का एक इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है। इस प्रकार हमें 1s 3p और 3d कक्षक प्राप्त होते हैं जो कि संकरण में भाग लेते हैं और 7 नए sp3d3 संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक है, अब इनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है प्रत्येक कक्षक में, संकरित कक्षक में। और ये फ्लोरीन के पीजेड परमाणु के पीजेड कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करते हैं। पीजेड कक्षकों के साथ अक्षीय अतिव्यापन होता है और सिग्मा बंध का निर्माण होता है, जैसा कि यहाँ पर संरचना में दर्शाया गया है। देखो ये आयोडीन केंद्रीय परमाणु है, ये इसका sp3d3 संकरित कक्षक थे। ये f के px पीजेड कक्षक के साथ, इस f के पीजेड कक्षक के साथ, इस f के पीजेड कक्षक के साथ अतिव्यापन कर रहे हैं, अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर एक कक्षक ऊपर की ओर व्यवस्थित है जिसके साथ में फ्लोरीन का पीजेड कक्षक अतिव्यापन कर रहा है, और एक कक्षक इस तल के नीचे की ओर व्यवस्थित है जिसके साथ भी फ्लोरीन का पीजेड कक्षक अतिव्यापन करके पंचभुजी द्विपिरामिडी संरचना बना रहा है। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल समझते हैं हम XeF6 से। देखो XeF6 में जिनोन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 5s2 5p6 होता है और d कक्षक रिक्त पड़े रहता है। अब इसमें अगर उत्तेजित अवस्था की बात करें तो 5p के एक इलेक्ट्रॉन इस 5p का दूसरा इलेक्ट्रॉन और 5p का तीसरा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में चला जाता है। 5s कक्षक एज इट इज रहता है। अब ये सातों कक्षक 1s 3p और 3d कक्षक संकरण में भाग लेते हैं और 7 नए sp3d3 संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक है, अब इस कक्षक किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, वही पंचभुज द्विपिरामिडी संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि XeF6, यहां से देखते हैं, XeF6 में केंद्रीय परमाणु जो जिनोन है उसके पास 7 sp3d3 कक्षकों में 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो 7 कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 3 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। अतः एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब वो कक्षक कौन सा हो, वो कक्षक अगर इसका समतलीय जो प्लेन में रखा है वो कक्षक लेते हैं तो इसकी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो वो कक्षक अक्षीय व्यवस्था में, जो इस प्लेन के पंचभुजीय जो व्यवस्था है, समतल है, पंचभुज समतल, उसके अक्ष पर स्थित लंबवत स्थित एक कक्षक, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और शेष 6 कक्षक फ्लोरीन के पीजेड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 6 सिग्मा बंध बनाते हैं और XeF6 अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार अणु की संरचना उसके गुणों के आधार, व्याख्या किसके आधार, संकरण के आधार पर की जा सकती है। तो बच्चों ये संकरण के जो प्रमुख पार्ट थे हमने सारे के सारे देख लिए हैं। इसमें sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, dsp2 संकरण,
sp3d3 संकरण, सॉरी sp3d संकरण, sp3d2 और sp3d3 संकरण भी हम पढ़ चुके हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल समझ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एग्जाम्पल देखे हमने और ये जो संकरण पढ़े हैं, संकरण के प्रकार, यहाँ से आपके जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा कुछ करना ही नहीं, नियम से चलते जाएंगे, अपने आप आंसर आता जाएगा। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे और खुद ब खुद हमें परिणाम मिलते जाएंगे। तो बच्चों, ये आज हमारा संकरण के प्रकार यहीं पर समाप्त होते हैं। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।